तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कैप्टन सुलेबर्ग के कोट के साथ। कैप्टन कहते हैं, सेफ्टी इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशनल कमिटमेंट, इट इज अ मोरल ऑब्लिगेशन। देखो, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जैसे हेल्थ केयर हो गया हमारा, ठीक है, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सिविल एविएशन हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये जो ऐसे प्रोफेशन होते हैं, यहाँ पे एक बेसिक नॉर्म्स होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, कि हमें सेफ्टी को इंश्योर करना है। ये जॉब की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको इस प्रोटोकॉल को, इस प्रोसीजर को अडहेयर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो कैप्टन है, हमारे कैप्टन कहते हैं कि ये जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये सिर्फ प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है, ये एक हमारे ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन है, एथिकल, फंडामेंटली एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर डॉक्टर है तो उसको अपने पेशेंट की लाइफ को सेव करना है। अगर हम सिविल एविएशन की बात करते हैं या कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जो पायलट है उसको पैसेंजर की लाइफ को सेव करना है। तो ये क्या है, ये हमारी फंडामेंटल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम लाइफ को डील करना है, और लाइफ क्या है, हमें लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, डिग्निटी प्रोवाइड करानी है, हेल्थ प्रोवाइड करानी है, तो वो सारी चीज़ें। और यही जो है हमारे कैप्टन कहते हैं कि ये जो सेफ्टी है सिर्फ प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है, ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने पैसेंजर्स की लाइफ को सेव करना है किसी भी कीमत पे। तो यही कुछ हमारा जो कोट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे आज के डिस्कशन से। सिविल एविएशन के ऊपर है ये, एविएशन सेक्टर जो एयरलाइंस होता है उसका, ठीक है। अभी हमने न्यूज़ में हाल ही फिलहाल में ही 2 न्यूज़ देखी कि साउथ कोरिया के अंदर, आज की न्यूज़पेपर के अंदर आया था, साउथ कोरिया के अंदर और अजरबैजान के अंदर यहाँ पे 2 बड़े बड़े एयरलाइंस थे, वो क्रैश हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो पैसेंजर थे उनकी डेथ हो गई, मैक्सिमम पैसेंजर की डेथ हो गई। तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पहले भी सुर्खियों में रहता था, पहले भी न्यूज़ में रहता था, और जो न्यूज़ में रहता है उसके ऊपर हमारे यूपीएससी सीएपीएफ की जो नज़रें हैं हमेशा रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और ये सेक्टर जो एविएशन सेक्टर है ये हमने डिस्कस भी नहीं करा था, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हम डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अपने मेंस की जो पेपर 2 है आपका, उसको मैं मेंस बोलता हूँ, ठीक है, पेपर 2 की आंसर राइटिंग के अंदर, एस्से राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंट्स आता है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आज मैंने बहुत देरी कर दी, 9:30 ऑलरेडी बज रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अभी हाल फिलहाल में ही इंडिया के अंदर, यहाँ हम इंडिया स्पेसिफिक बातें करेंगे क्योंकि हमें अपना जो वो पूरा है डायमेंशन इंडिया वाला इसमें कवर किया गया है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से एक्सीडेंट हुए, क्या क्या प्रोटोकॉल से, क्या यहाँ पे लूप होल्स हैं, वो सारी चीज़ें आज के एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो जो हमारे एविएशन के साथ जो की इंसिडेंट्स होते हैं वो होते हैं रनवे कन्फ्यूजन का, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रनवे कन्फ्यूजन क्या होता है। देखो, रनवे कन्फ्यूजन क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर रनवे होता है टेक ऑफ करने के लिए या फिर नीचे उतारने के लिए उसको, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऊपर से आते हैं तो वो दिखाई नहीं देता कि भाई कौन सा रनवे कौन सा नहीं है, तो इस रनवे की जगह वो किसी दूसरे रनवे पे चले जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रनवे कन्फ्यूजन, ठीक है। रनवे कन्फ्यूजन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है गोवा के अंदर। देखो जो बच्चों, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है अगर आ जाता है सिविल एविएशन के अंदर तो ये एग्जाम्पल आपको भी ऐसे कैसे ही कोट करने पड़ेंगे। दिसंबर 5, 2024 में अभी हाल फिलहाल की घटना है ये, गोवा के अंदर एक ही रनवे कन्फ्यूजन हो गया था पायलट को, ऑल्थो जो एक्सीडेंट वगैरह था वो अवॉइड कर दिया। देखो, रनवे कन्फ्यूजन में आप सोचोगे कि बच्चों कि सर रनवे कन्फ्यूजन में प्रॉब्लम क्या है कि इस पे नहीं उतारा, इसमें उतार दिया। देखो, ये रनवे जो है किसी और के लिए बुक है, ठीक है। अब उसे उतारना था 1 नंबर पे, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर पे, उसने उतार दिया रनवे, अपना जो प्लेन है 2 नंबर पे। उतारने की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे ऑलरेडी प्लेन खड़ा था या तो वो इससे क्रैश हो जाएगा, नहीं था तो बच जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ हुई कहाँ पे, गोवा में, कि जो एक्सीडेंट था, जो पोटेंशियल एक्सीडेंट हो सकता था उसको अवॉइड कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, रनवे कन्फ्यूजन हुआ। ऐसा नहीं है कि ये जो आज ही हो रहा है रनवे कन्फ्यूजन, पहले से होता आया है। 1993 में कोयम्बटूर में हुआ था, 2002 में फिर गोवा में हुआ था, 2007 में दिल्ली में, 2009 में कोलकाता में, 2018 में मालदीव में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगी क्या कि देखो 1993 से जो है ये रनवे वाली कन्फ्यूजन वाली जो प्रॉब्लम है ये होती आ रही है। मतलब ये हाईलाइट क्या कर रही है कि इंडिया ने रनवे कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम
होते हुए और फ्रीक्वेंटली हम इसको फेस कर रहे हैं, फिर भी कोई सिग्निफिकेंट जो है करेक्टिव मेजर्स हमने नहीं लिए कि इस प्रॉब्लम को, रनवे कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम को सुधारा जा सके। तो देखो यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या कि जो हमारी अथॉरिटी हैं, DGCA, ठीक है, वो वेट कर रही हैं क्या, किसी बड़ी दुर्घटना का होने का। ठीक है, रनवे कन्फ्यूजन से कोई दुर्घटना नहीं हो रही, टाला जा रहा, छोटे मोटी चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारी DGCA यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जो बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली होगी तब वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिफॉर्म लेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ साफ है क्या कि फ्रीक्वेंट इंसिडेंट होने के बाद भी जो हमारी अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं जो मेजर्स लेने में फेल हो गई है। ठीक है, अब और देखते हैं, यहाँ पे बताया भी है क्या कि जो हमारी DGCA है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो एयरलाइंस को कंट्रोल करती है, सिविल एविएशन को कंट्रोल करती है, वो ये जो आम प्रॉब्लम है जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, इसी को ही कहीं ना कहीं एड्रेस करने में फेल हो गई है। जो पैसेंजर्स की सेफ्टी सिक्योर करनी चाहिए उसमें फेल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा, ये तो होता क्या है बेसिकली, जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो क्या होता है कि जो अथॉरिटी है अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती, ये ब्लेम किसको कर देती है, पायलट्स को ब्लेम कर देती है कि भाई पायलट्स की निग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। लेकिन इसके पीछे जो ब्रॉडर व्यू है, ब्रॉडर व्यू क्या है कि लेट्स से अगर पायलट की गलती से भी हुआ है तो उसको पुअर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई है, उसका क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसका क्या। तो ये सारी चीज जो सिस्टमैटिक इश्यूज हैं उससे कहीं ना कहीं हमें स्मोक दिखा के, पायलट की गलती दिखा के ये सारी चीज़ों को ढक दिया जाता है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए प्रॉपर वो नहीं लिए जाते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सिविल एविएशन सेक्टर के साथ, DGCA के साथ, जिसको रिफॉर्म करने की सख्त ज़रूरत है अगर हमें अवॉइड करना है फ्यूचर में कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए, जैसे अजरबैजान और बाकू यहाँ पे हो रहा है, अजरबैजान और साउथ कोरिया में हुआ, ऐसा कोई फ्यूचर का इंसिडेंट अवॉइड करना है तो हमें इसमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा, जो एटीट्यूड है इसका। ठीक है, और क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है बच्चों, और चीज़ कर रही है क्या कि हमारे यहाँ पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेजर्स है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है ICAO का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड से हमारा जो स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं मैच नहीं खाता। बहुत सारी चीज़ करने की ज़रूरत है, स्पेशली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ये यहाँ एडिटोरियल में बताया गया है। ठीक है, और देखो ये क्या चीज़ होती है, रनवे कन्फ्यूज़न क्या है। देखो रनवे कन्फ्यूज़न देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर कोई प्लेन आ रहा है, ठीक है, अगर कोई दूसरा प्लेन भी लैंड ऑफ हो रहा है या टेक ऑफ हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे अगर रनवे कन्फ्यूज़न हो जाता है तो दो प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स हैं, इंक्लूडिंग देखो इकोनॉमिक का लॉस तो होगा, ह्यूमन लॉस भी होगा यहाँ पे, तो दो प्लेन्स की पैसेंजर्स की जान जो है एक साथ जा सकती है। और आपको पता है पैसेंजर 50 करीब तो रहते ही हैं, 50 से 100 करीब कुछ रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब बल्क में लोगों की जान जाने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या है कि हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम इग्नोर कर रहे हैं जो हमें बार बार चेतावनियां मिल रही है, किसके द्वारा, जो ये जो रनवे कन्फ्यूजन होता है उसके द्वारा। और हम इस मिस्टेक से, देखो आप सबको समझना चाहिए क्या कि हम इम्प्रूव कहाँ करते हैं, चाहे ये ह्यूमंस हो या कोई भी सेक्टर हो। ठीक है, ये चीज़ सब में लागू होती है कि जो एरर होता है वो हर कोई सेक्टर करता है, हर कोई ह्यूमन करता है, लेकिन उस एरर से सीख के हमें इम्प्रूव करना होता है और तभी क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि हम इस मिस्टेक से कुछ लर्निंग कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो इंसिडेंट देखो आप, 1993 में भी इंसिडेंट हुआ था और 2024 के अंदर भी इंसिडेंट हुआ, ये दोनों जरूर याद रख लेना बच्चों। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम अपनी लर्निंग से, हम मतलब DGCA जो है अपनी लर्निंग से, अपनी मिस्टेक से सीख नहीं रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दे रहा है, ट्रेनिंग एनहेंसमेंट में ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे हमारा जो DGCA है कंटिन्यूअस वार्निंग मिलने के बाद भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे एडिटोरियल डिस्कशन से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है बच्चों, अब यहाँ पे क्या किया है, कंपैरिजन किया गया है सिंगापुर से। देखो कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, कोई सारी ये जो प्रॉब्लम है इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, एरर जो है कहीं भी हो सकता है, एरर जो है बच्चों कहीं भी हो सकता है, इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंगापुर में भी हुआ था,
सिंगापुर में 2000 में ताइवान इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ वहां से, देखिए फ्लाइट जो सिंगापुर की फ्लाइट थी उसने टेक ऑफ करा फ्रॉम अ क्लोज्ड रनवे, हैवी रेनफॉल हो रहा था और वो कहीं ना कहीं जाके कंस्ट्रक्शन साइट से भिड़ गया। ठीक है, मतलब वही सारी चीज हुई क्या कि हैवी रेनफॉल के चलते हुए रनवे कंफ्यूजन हुआ और जहां उसने लैंड करा, ठीक है, जहां उसने लैंड करा वहां पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह लगे थे, वहां से जाके वो भिड़ गया। भिड़ने के बाद और वो जो प्लेन था उस एक्सीडेंट हो गया उस प्लेन का, बेसिकली बोले तो सिंगापुर ने यहाँ करा, देखो मिस्टेक हुई, ठीक है, मिस्टेक हुई, लाइफ यहाँ पे लॉस हुई, ठीक है, मिस्टेक हुई, लाइफ लॉस हुई, इकोनॉमिक लॉस हुआ, सारी चीजें हुई। तो यहाँ पे सिंगापुर ने क्या करा, इस मिस्टेक थे, बहुत बड़ी मिस्टेक थी रनवे कंफ्यूजन की, लेकिन सिंगापुर ने सीखा और उसके बाद ऐसा जो सिमिलर इंसिडेंट है नहीं हुआ। यही होती है क्या, लर्निंग मिस्टेक से। ठीक है, कि सिंगापुर ने सीखा लेकिन सिमिलर इंसिडेंट नहीं हुआ। सिमिलर इंसिडेंट होता है मतलब क्या कि हम लर्न नहीं कर रहे अपनी मिस्टेक से। सिंगापुर ने लर्न करा और सिमिलर एक्सीडेंट जो है कभी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया इग्नोर करे जा रहा है, इंडिया कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बताया भी गया क्या, जो रनवे जो हमारा रनवे कंफ्यूजन होता है या ओवर रन हो जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट भी हमारे यहाँ पे जहाँ पे 100-150 लोगों की भी जाने गई हैं। देखो यहाँ पे बता भी रखा है मंगलुरु इंसिडेंट 2010 में। यहाँ पे हम देखेंगे कि डीजीसीए कर क्या सकता है, डीजीसीए करता क्या है। और बेसिकली ये इशू था, ये जो इशू था ये न्यूज के अंदर भी था। जब डीजीसीए से रिलेटेड बिल आया था तो यहाँ पे ये इशू आया था पायलट को रिलैक्स करने का। ठीक है, तो अभी ये इशू समझेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है। यहाँ पे कैपिटलिस्टिक माइंडसेट क्या करता है कि अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होता है उसको, उसकी लाइफ को स्टेक पे डाल देता है। और यही चीज क्या हो रही है हमारे सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर हो रही है। आप याद करो कैप्टन ने क्या बोला था कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है हमारी क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशंस है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कैपिटलिस्टिक व्यू क्या करता है, इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर देता है अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए, अपने ग्रीड के लिए। बोले तो गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मंगलुरु 2010 में इंसिडेंट हुआ था जहां पे 158 लोगों की जाने गई थी रनवे कंफ्यूजन की वजह से, रनवे ओवर रन की वजह से। कोझिकोडे में भी 2020 के अंदर 21 लोग मारे गए थे एक्सीडेंट में। मुंबई में हुआ, हुबली में हुआ, फिर मुंबई में हुआ। मतलब ये क्या है, नो लर्निंग। मतलब ये क्या है, नो लर्निंग। मतलब कंटिन्यूअस एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं। 2010, 2024, 2005, 2015, 2019, मतलब लर्निंग क्या है, जीरो। हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं अपनी मिस्टेक से। कर क्या रहे हैं, सिर्फ ब्लेम करते हैं। ब्लेम क्या करता है, डीजीसीए जो अथॉरिटी है, डीजीसीए जो अथॉरिटी है किसको ब्लेम करती है, सीधा पायलट को ब्लेम करती है। ठीक है, पायलट को ब्लेम करती है कि पायलट की निग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी की वजह से हुआ है। लेकिन इसके पीछे जो ब्रॉड रीजंस हैं, जो हमने अभी देखे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो गया, मीन्स पॉसिटी ऑफ पायलट्स भी हो गया। एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ पे सफिशिएंट पायलट्स नहीं है। तो जो ऑलरेडी पायलट्स हैं वो ओवरबर्डन है, उनके लिए जो होता है जो टाइम गैप होना चाहिए पर्टिकुलर ड्यूटी आवर्स के बीच में, वो उनको बहुत कम मिलता है, प्रेशर में रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे साफ सीधी एक चीज है क्या कि देखो अगर पायलट्स नए रिक्रूट करेंगे, चलो इसको अभी समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इशू न्यूज के अंदर भी था बहुत ज्यादा पहले तो नहीं, 6-7 महीने पहले की बात है। तो अपना करंट में आता है हमारे, ये जो अभी जो हमारा चल रहा है 2025 वाला, इसी के अंदर आएगा, ये भी कवर होगा। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो मेन इशू क्या है इन सब चीजों के पीछे कि हम लर्न क्यों नहीं कर रहे, लर्न कर नहीं रहे क्योंकि सिंपल चीज क्या है कि कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। क्यों कमाना है, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, अभी मैं समझाऊंगा बच्चों आपको क्यों मैं बोल रहा हूं। कैपिटलिस्टिक माइंडसेट की वजह से ये जो इंडिया में फ्रीक्वेंट जो है एयरलाइंस के एक्सीडेंट है, ये हमें देखने को मिलते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे भी अगर जाएं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं यही इशू आपको पाएंगे। ठीक है, पैसा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिर्फ पैसा है। ठीक है, अब देखो क्रू फटीग और ऑपरेशनल प्रेशर क्या चीज है। देखो ओवरवर्क क्या चीज है, ओवरवर्क की जितने भी इंडिया के अंदर, ये एडिटोरियल बोल रहा है और यही सच है, न्यूज़पेपर में भी आया था। ठीक है, देखो ओवरवर्क कैसे, ओवरवर्क की वजह से क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक चीज हमने देखी,
उसके वजह से क्या, उसके बाद फटीग फ्लाइट क्रू, मतलब क्या कि जो ऑलरेडी वहां पे फ्लाइट में काम कर रहे हैं, ओवर वर्क करते हैं, फटीग होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन बताएं, ऑन टाइम परफॉर्मेंस प्रेशर। मतलब क्या कि जो एयरलाइंस की जो टाइम टेबल है, ठीक है, चलो इससे पहले चलो वो इशू समझ लो बच्चों। देखो हो क्या रहा है हमारे एविएशन सेक्टर के अंदर, एविएशन सेक्टर में हमारे जो पायलट्स हैं, इनकी शॉर्टेज चल रही है, ऐसा नहीं है कि जो और पायलट्स हैं वो रिक्रूट नहीं होना चाहते, पायलट्स की शॉर्टेज चल रही है। मतलब क्या कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है ये नए पायलट्स को रिक्रूट ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नए पायलट्स को रिक्रूट करने में क्या होगा, नए पायलट्स को जब ये रिक्रूट करेंगे तो क्या होगा, इनका जो पैसा है वो ज्यादा खर्च होगा, इनका जो बजट है वो बढ़ जाएगा, मतलब बजट में से पैसा ज्यादा खर्च होगा। किसके लिए? ये पायलट्स को रिक्रूट करने के लिए। तो आप बोलोगे कि प्रॉब्लम क्या है भाई, जो एयरलाइंस है वो क्यों ऐसी चीजें नहीं कर रही। दूसरी चीज क्या हो रही है, एयरलाइन सेक्टर के साथ एडिटोरियल में नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन एडिटोरियल में जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए उसके पीछे का रीजन यही है। न्यूज़पेपर के अंदर था बच्चों ये सारी चीज, ठीक है, क्योंकि बिल आया था एक यहाँ पे सिविल एविएशन से रिलेटेड, उस टाइम पे वो जो बिल था वो बैकआउट कर लिया था उस बिल को। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की जो साठगांठ होती है मंत्रियों की, और ये जो कैपिटलिस्टिक है हमारे जो पायलट्स वगैरह, ये जो एयरलाइंस वगैरह के मालिक हैं, इनकी जो साठगांठ होती है, ठीक है, ये इनकी जो साठगांठ होती है उसकी वजह से उस बिल को वापस कर लिया गया। उस बिल के अंदर क्या था, उस बिल में सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर ध्यान दिया गया था, सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, पायलट्स को रिक्रूट करने वगैरह के लिए बोला था। तो उस टाइम पे ये इशू आया था कि सिविल एविएशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, सिविल एविएशन के अंदर प्रॉब्लम समझो बच्चों क्या है। सबसे पहली क्या है, पायलट्स नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है, पायलट्स कम क्यों नहीं है, क्योंकि पायलट्स को रिक्रूट करेंगे तो बजट बढ़ जाएगा, पैसे ज्यादा खर्च होंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि पैसे खर्च होंगे तो करते क्यों नहीं है। सेकंड चीज क्या है कि बफर थिन कंपटीशन। आपको पता होगा कि आज से 10 साल पहले जो फ्लाइट्स थी वो अफोर्डेबल थी ही नहीं। आज से 10 साल पहले जो फ्लाइट थी वो अफोर्डेबल थी ही नहीं, जो बहुत सुपर रिच लोग थे वो फ्लाइट्स में जाते थे। तो क्या हो गया, आप सब लोग रिच बन गए? नहीं, कंपटीशन बढ़ गया है फ्लाइट्स के बीच में, एयरलाइंस के बीच में। इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि वो जो लोग हैं, वो जो मतलब एयरलाइंस वाले, वो क्या करते हैं कि एकदम थिन मार्जिन पे, जो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है एकदम थिन मार्जिन पे वो चल रहे हैं, ठीक है। अब इस थिन मार्जिन पे वो और पायलट्स रिक्रूट करेंगे तो होगा क्या, ये जो उनका प्रॉफिट है ये भी मारा जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कि ये जो सेफ्टी नॉर्म्स है, जो हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज समझ आई बच्चों। अब देखो, अब हो क्या रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, पायलट वगैरह सारे काम है, अब टाइमली भी परफॉर्म करना है, तो ये जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है, पंक्चुअलिटी मेंटेन करने का जो प्रेशर है, इसकी वजह से क्या होता है कि पायलट्स का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं अनसेफ होता जा रहा है, वो रिस्क लेने लग गए हैं, ठीक है, पायलट्स। पहली चीज ये हो रही है। इसका एग्जाम्पल भी तुम्हें मिलेगा बच्चों, कोझिकोड का जब क्रैश हुआ था, कोझिकोड फ्लाइट में जब क्रैश हुआ था, तो को पायलट जो था वो कंटिन्यूअस जो पायलट था उसको बोला जा रहा था कि भाई इसको यहां से ऐसे मत करो, वहां से वैसे मत करो, जो वो ले रहा था रॉन्ग वे में, उसको कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि इसको थोड़ा सा टाल दो, अबॉर्ट कर दो, ठीक है। तो उसने करा नहीं, क्योंकि ऑन टाइम प्रेशर था, उसकी वजह से क्या हो गया, क्रैश हो गया। सेम चीज क्या हुआ मंगलुरु में हुई। ये क्या चीज है, चलो देख लो बेटे, देखो ये हमारा रनवे है, ठीक है। अब यहाँ पे विजिबिलिटी वगैरह नहीं थी, जो भी प्रॉब्लम थी। अब जो को पायलट था वो मना कर रहा था कि इस रनवे पे मत लो, लेकिन उसने क्या करा, ऑन टाइम प्रेशर की वजह से कि भाई टाइम हो रहा है, जल्दी करना है, नेक्स्ट एयरलाइंस भी है, उसकी वजह से क्या हुआ, इस रनवे पे लिया और वो क्रैश हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि जो कंटिन्यूस जो पायलट्स है अपने को पायलट्स के एडवाइस को ही इग्नोर कर रहे हैं, क्यों, ऑन टाइम प्रेशर। सेम चीज क्या हुई मंगलुरु क्रैश में भी हुई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पे बताई गई है क्या कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम रेगुलेशन, जो मैं तुम्हें बात कर रहा था, कुछ आया था बिल वगैरह, वो यही था कि जो पायलट्स हैं
उनकी जो फ्लाइट आवर्स हैं, उनके जो फ्लाइट आवर्स है, कितने घंटे वो फ्लाइट उड़ाएंगे, उस पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए, ठीक है। उनको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, लेकिन इसका क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं बैकआउट कर लिया, तो सेफ्टी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो ये क्या है, ये मेजर इशू है हमारे सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो पीपल है, उनकी लाइफ के साथ, क्योंकि लाइफ क्या है हमारा अंडर आर्टिकल 21 क्या है हमारा, हमारी फंडामेंटल वो है, फंडामेंटल राइट्स है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है हमारे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। किसकी वजह से हो, किसकी वजह से रहा है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की वजह से, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की वजह से। क्रॉनिक कैपिटलिज्म मतलब कि जो कैपिटलिस्टिक है अपने प्रॉफिट के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। यहां पे करना क्या चाहिए एक्चुअल में, जो एडिटोरियल में नहीं बताया गया, करना क्या चाहिए। देखो डीजीसीए अथॉरिटी है, डीजीसीए को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय द पीपल फॉर द पीपल वाली, क्या कि अपने लोगों की जो लाइफ है उसको सिक्योर करना है। तो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी नॉर्म्स की यहाँ पे जरूरत है। डीजीसीए को रिफॉर्म करना चाहिए, पार्लियामेंट से इनिशिएट होना चाहिए, डीजीसीए को गाइडलाइंस प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये सारी चीजें करके क्या कर सकते हैं कि जो सेफ्टी नॉर्म्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, उस सेफ्टी नॉर्म्स को हम वो कर सकते हैं, आगे दोबारा एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। और अगर इकोनॉमिक पार्ट की बात करें, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो फ्यूल यूज होता है उस पर टैक्स हटा दे। एयरलाइंस के लिए अगर उस पर टैक्स हटा देगी तो क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट एकदम बफर थी ना, उनका थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसके प्रॉफिट बढ़ने से होगा क्या, नई रिक्रूटमेंट्स होगी, और गवर्नमेंट को अल्टीमेटली तो पैसा मिल ही जाएगा ना, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट्स होगी, ये फिर से टैक्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी फिर से फ्लो करेगी, सारी चीजें फिर से उसमें आ जाएगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को ये दो इनिशिएटिव तो करने ही चाहिए, ये आप अपने मेजर्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, ब्रॉडली इससे जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो एंश्योर होंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि आपको भी सोना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और थोड़ा सा लिखने की कोशिश करना। आज मैं एक्चुअल में लेट हो गया क्योंकि मैं अपने गांव गया हुआ था, सो आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा काफ़ी दूर था, 6 घंटे का रास्ता तय करके मैं आया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आगे से ध्यान रखूंगा नहीं हो, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं, तो आज भी कर ही लेते हैं। चलो देखो, जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज नहीं एनरोल करी है बेटे उसको कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है आपके पेपर 2 के लिए, ये आपके पेपर 2 के लिए, आपके पेपर 1 के लिए। और इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल जो टेस्ट सीरीज है, ये वाली टेस्ट सीरीज है, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, लेखन जो प्रोग्राम है। तो ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए है बेसिकली। तो जो भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। स्पेशली कितने भी एग्जाम होंगे सारे से क्लियर होंगे, यूपीएससी, सीएससी और पीसीएस के एग्जाम को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि बच्चों इन एग्जाम के लिए थोड़ा और ज़्यादा बड़ा लेके आना पड़ेगा प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन ये हमारे सीएपीएफ के लिए एकदम सफिशिएंट है, ठीक है। ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है, जिसने नहीं करा जल्दी ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट चलते हैं चेस चैंप्स के ऊपर, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई, ठीक है। उसमें हमारी जो कोनेरू हम्पी, ठीक है, हमारी कोनेरू हम्पी थी वो विजेता रही। किसको हराया, इंडोनेशिया की सुकेंद्रा को हराया, इरेने सुकेंद्रा को हराया। तो ठीक है बच्चों, इतना जरूर याद रखना, ये मत भूल जाना, ठीक है। किसने किसको हराया, कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, कब हुई थी, अभी संडे को हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसका जो ओपन सेक्शन था उसमें रशिया के व्लादोर मुर्जिन जीते, ठीक है। इंडिया के अर्जुन एरिगासी ने फिनिश करा 5th नंबर पे, और इंडिया तो हमेशा चेस में डोमिनेट ही कर रहा है। जो हमारे गुकेश जी थे वो तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वैसे ही सिंगापुर में जीत के आए थे, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बस इतनी थोड़ा सा याद रखना बच्चों, ये भी इंडिया की ही है वैसे तो, हम्पी देखा जाए तो, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा याद रखना, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो जो डेली डिस्पैच की वैल्यू है, ठीक है, जो डेली डिस्पैच की हमारी वैल्यू है, ये आपको आपके एग्जाम वाले दिन पता चलेगी। आपके एग्जाम से नेक्स्ट डे मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरे साल में हमने जो डेली डिस्पैच डिस्कस करा है, आप देखना 50% से ज्यादा आपके जो क्वेश्चन है वो डेली डिस्पैच से आएंगे।
एकदम मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 50% बहुत ज़्यादा होता है बच्चों कि आपके यूपीएससी सीएपीएफ के जो 50% पेपर है उससे ज़्यादा हमारे डेली डिस्पैच से आएंगे, और ये नेक्स्ट डे मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो आप इस डेली डिस्पैच को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। देखो ये इससे पहले भी क्वेश्चन आया था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से, क्यों एक मेलानिन वाला जो टाइगर था हमने शायद पहले भी डिस्कस करा है, टाइगर का जो रंग बदल गया था, काले रंग का होता जा रहा था, जेनेटिक उसकी वजह से होता, म्यूटेशन की वजह से। तो ये वाला पहले भी न्यूज़ में था, लेकिन ऐसा जितना कुछ पूछा नहीं था, करंट अफेयर का पूछा था। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का देख लेते हैं। देखो एक जीनत नाम का जो टाइगर था उसको हमारे तड़ोबा से रिलोकेट करा था सिमलीपाल के ऊपर, ठीक है। थोड़ा खो खा गया था, जो भी हुआ था उसके बाद वो है। तो सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सिमलीपाल को बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, कई के बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, यार ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये नेशनल पार्क क्या है, ये टाइगर रिजर्व क्या है, क्यों इतने अलग अलग नाम रख रखे हैं। देखो एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे इंसान और जानवर दोनों मिलके रहते हैं, ठीक है। कोई ट्राइब है लोकल, वो भी रहती है, जानवर भी रहते हैं, ठीक है। वो क्या, उसका हम क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब उसके अंदर कोई एरिया है, ठीक है, उसको हमें लगता है कि ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसे जीव जंतु है जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क। उसमें और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है। उस नेशनल पार्क में अगर कोई एरिया है जिसमें टाइगर रहता है और टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एरिया बनाना है, तो उसको क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व, ठीक है। समझ आ गया क्या होता है। अब देखो वैसे ही हमारा जो सिमलीपाल है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे कुछ पीक्स भी हैं, खैरुबू और मेघाशिनी पीक्स हैं। टाइगर रिजर्व इसको 1956 में डिक्लेयर करा था। प्रोजेक्ट जो टाइगर नेशनल कंजर्वेशन है वो 1973 में चलाया था। मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, ये यूनेस्को की जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है 2009 से, ठीक है। ग्रासलैंड्स है, वुड्स है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना बस कि ये यूनेस्को की उसके अंदर आता है, जो मैप जो प्रोग्राम कहते हैं उसके अंदर आता है क्या, हमारा सिमलीपाल, ठीक है। और इसके अंदर कुछ, हाँ ये देख लो, फॉरेस्ट टाइप थोड़े से देख लो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस से सेमी एवरग्रीन पैचेस आते हैं, ठीक है। देखो ये याद रखने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और हमारा सीएपीएफ पूछ भी लेता है, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका क्या है, जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें मैप देखना, जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे क्या होगा, जो फॉरेस्ट टाइप है वो क्या होंगे, डेसिडुअस होंगे, मॉइस्ट डेसिडुअस होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पे और कम होंगे क्या होंगे, ड्राई डेसिडुअस होंगे, ठीक है। उससे और क्या होंगे, वो सारी चीज़ जैसे जैसे पानी घटता जाएगा वैसे वैसे जो फॉरेस्ट टाइप है वो थोड़ा सा चेंज होते रहेंगे, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से थोड़ा सा याद रख लेना। लेकिन हमारे सिमलीपाल के लिए क्या है, सिमलीपाल है कहाँ पे, हमारा उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। उड़ीसा हमारे इस छोर पे आता है, ठीक है, हमारे इस पे आता है ना, ईस्टर्न छोर पे आता है। और जो मानसून आता है वो हमारा ऐसे जाके फिर ऐसे आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मानसून के टाइम में बारिश होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मेघालय में होती है। तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। सेमी एवरग्रीन से फिर डेसिडुअस तक जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है ऐसे करके, ठीक है। ट्राइब के नाम थोड़ा सा याद रख लेना, कौन कौन सी ट्राइब है वहाँ पे, कोल्हा, संथाल हो गया, भूमजी हो गया, भटुंडी हो गया, गोंडास हो गए, खादिया हो गया, मांकदिया हो गया, सहारा हो गया, ये सारी ट्राइब रहती है वहाँ पे। डोमिनेंट ट्री कौन सा है, साल का जो वृक्ष है वो वहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ थोड़ी थोड़ी याद रखने की होती है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो बच्चों, कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी है ये, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेट शटडाउन के ऊपर। देखो इंटरनेट शटडाउन ये जो है, ये आपका आर्ग्यूमेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस आएगा, तो इसके लिए मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग है इंटरनेट शटडाउन की प्रोवाइड भी करवाई है। बहुत सारे बच्चों ने देखी भी है, लाइक भी करा है, रेटिंग भी करी है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट राइटिंग हमारा इससे कवर होगी ही होगी, ठीक है। तो वो भी जो भी अपलोड होती है मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, उसको एक बार तो रीड कर लेना, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में मैंने प्रोवाइड किया गया है। देखो एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो इसको प्रोवाइड कराने में एक्चुअल में मेहनत लगती है, ठीक है। ये है हमारा सीएपीएफ, कोई पेड नहीं है, सब फ्री है, ठीक है। ऐसे कंटेंट आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये रहा हमारा क्या, इंटरनेट शटडाउन। अब देखो बच्चों इसमें
जब आर्ग्यूमेंट तुम देते हो, आर्ग्यूमेंट के साथ तुम कॉन्क्रीट एग्जांपल जरूर दिया करो। ये लिखा हुआ है यहाँ पे फेवर में, ये अगेंस्ट में, ठीक है। फेवर में पहला दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहिए। एग्जाम्पल भी दिया है कि 2021 में फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, तो गवर्नमेंट ने जो प्रोएक्टिव मेजर्स के रूप में इंटरनेट शटडाउन कर दिए थे, जैम कर दिए थे। वैसे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करा था, कश्मीर का एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट के साथ अगर तुम एग्जाम्पल देते हो, फॉर इंस्टेंस करके लिख देते हो या एग्जाम्पल लिख देते हो, तो तुम्हारी जो राइटिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है बच्चों यहाँ पे, दूसरी चीज ये है जब हमें एग्जाम्पल याद रहता है कि कश्मीर में शटडाउन लगा था, ठीक, कश्मीर में शटडाउन लगा था, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जो स्टार्टअप्स थे, स्टार्टअप्स में क्या हुआ था कि उनके बिजनेस डाउन चले गए थे, क्योंकि उनके जैसे कि मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ, अभी तो कश्मीर में नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कश्मीरी में हूँ भी नहीं, ठीक है। तो लेट से मैं कश्मीर से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कश्मीर से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कोर्स चल रहा है हमारा, और वहां पे कुछ भी हुआ, प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हुए, शटडाउन लगा दिया, तो क्या होगा कि ये जो मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बिजनेस के अभी तो मैं सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ तुम्हें, ये एकदम से डाउन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारी क्लासेस हिंडर हो जाएगी, एजुकेशन इफेक्ट हो जाएगी। जब हम एग्जाम्पल के थ्रू याद रखते हैं ना, तो बहुत लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। क्यों? इमेज बनती है माइंड में। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ते नहीं है, पढ़ने के साथ हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, ठीक है, तो ताकि आपके माइंड में जो इमेज है वो लंबे टाइम तक रहे। तो थोड़ा सा वहां से कर लेना बच्चों, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी बेसिकली बताया था न्यूज़पेपर के अंदर कि भाई इंडिया के अंदर कितने शटडाउन लगे हैं, ये इंटरनेट वाले कितने नहीं लगे हैं। तो वो सारी चीजें सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्ट को थोड़ा सा याद रख लेना कि हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 8085, जिसके अंदर उसके सेक्शन 5(2) के अंदर जो है इंटरनेट शटडाउन के लिए बता रखा है। उसके अंदर एक रूल आता है टेम्पररी सस्पेंशन, ये वाला, ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल 2017। इसके अंदर पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के लिए जो है ये इंटरनेट शटडाउन है, ये लगा सकता है यूनियन या होम सेक्रेटरी, ठीक है। इसके लिए एक रिव्यू कमेटी भी होगी, रिव्यू करेगी 5 दिन के अंदर, 15 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लगाएगा कौन? अर्जेंट सिचुएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई भी ऑफिसर लगा सकता है, यूनियन या स्टेट का, ठीक है। कौन सा एक्ट है? ये हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 8085, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है सेक्शन 144, धारा 144 लगती है ना सीआरपीसी की, अब तो थोड़ा चेंज हो गया, वो भारतीय न्याय वगैरह हो गया। तो इसके अंदर भी जो मजिस्ट्रेट है या सब मजिस्ट्रेट है या जिसके पीछे भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इन सब लोगों को क्या है, पावर है ये इंटरनेट शटडाउन की। किसके लिए? पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो भी है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए। थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा याद रखना कि भाई एक्ट कौन से हैं, किसके एक्ट के अंदर लगता है, किस एक्ट के अंदर नहीं लगता। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों, या 2 है? 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करना, मैं जल्दी से इसको अपलोड कर देता हूँ। फिर लास्ट है हमारा स्पेडेक्स मिशन, ठीक है। इसका थोड़ा सा याद रखना क्या चीज है, किससे रिलेटेड है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स ऐसे लगता है कि स्पेस एक्स कर रहा है, स्पेडेक्स ऐसे लग रहा है ना स्पेस एक्स का ये मिशन है, लेकिन नहीं, ये मिशन है हमारे किसका? इसरो का। ये मिशन है हमारे इसरो का, ठीक है। PSLV C60 भी कहते हैं इस मिशन को। कहाँ से लॉन्च हुआ? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में जो है वहां से हुआ। स्पेडेक्स की इस फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या एयरक्राफ्ट है क्या नहीं है ऐसा इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके अंदर 2 एयरक्राफ्ट थे, चेसर थे, टारगेट था, ऑर्बिट में घूम रहा है ये वाला। सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंस तो जरूर याद रखना मेरे बच्चों। सिग्निफिकेंस है क्या? स्पेडेक्स मिशन में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है क्या? क्योंकि पूछता कैसे है, देखो तुम एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों कहता है हर एक टॉपर कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना, हर एक टॉपर कहता है, हर एक टॉपर बोलता रहता है प्रीवियस के क्वेश्चन को एनालाइज करना, क्योंकि वो बोलना चाहता है क्या कि तुम एक बार देख तो लो कि वो बनाता कैसा है क्वेश्चन। वो क्या बनाता है, पहला स्टेटमेंट तुम्हें दे देगा, स्टेटमेंट वाला होता है तो पहला स्टेटमेंट तुम्हें दे देगा क्या कि किसने लॉन्च करा मिशन, ठीक है। फिर इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या था, बस ये 2 स्टेटमेंट दे देता है और इसी में बच्चे जो है घूम जाते हैं, ठीक है। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि अरे मेन चीज पूछ रहा है, वो फालतू चीज तो पूछ रहा ही नहीं है। बच्चे याद करके जा रहे हैं 270 किलोमीटर 470 किलोमीटर वो इतना घुमा उतना घुमा, पूछा सिग्निफिकेंस क्या है तो पता ही नहीं है। तो वो चीजों से थोड़ा सा बचना है, हमें मेन चीजों पे ध्यान देना है। सिग्निफिकेंस क्या है? एक आधा क्वेश्चन हो सकता है बोल दे कि भाई 470 था क्या था, एक आधे क्वेश्चन के लिए सारे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते ना। तो जो मेजॉरिटी है सबसे पहले टारगेट उसको करो, उसके बाद माइनॉरिटी को टारगेट करो। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मेजॉरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है
वो तुम्हारे सही होने चाहिए। उसके बाद जो छुट्टू मुट्टू क्वेश्चन रह गए उसको हमें टारगेट करना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो हमारा, देखो हम पता है ना गगनयान वगैरह जाता है तो डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में जो भी मिशन होने वाले हैं उन सबको ये टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मिशन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके एडिशनल पेलॉड वगैरह भी भेजे गए थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसको थोड़ा सा कमेंट करना, आई होप समझ आ गया होगा ये क्या चीज़ थी। ये बेसिकली क्या चीज़ थी, इसरो ने अभी एक्सपेरिमेंट मिशन करा था। एक्सपेरिमेंट आज ही था क्योंकि कल के बाद तो ये 2024 जो है ये ख़त्म हो जाएगा, अगले साल में आ जाएंगे हम। तो बच्चों अपने फ्यूचर के लिए मैं स्पेशली अपने बच्चों को बोलना चाहूँगा कि अपने फ्यूचर के लिए बच्चों ये जो 31st की नाइट है, 31st की जो नाइट है जिसको पूरी दुनिया जो है एंजॉय करने में बिताएगी, मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगा जो बच्चे एक्चुअल में फॉलो करते हैं मुझे, वो अपनी 31st की नाइट को अपने फ्यूचर के लिए कुर्बान कर देना, ठीक है। अपने फ्यूचर के लिए मतलब क्या कि अपनी प्रिपरेशन के लिए कुर्बान करना। जो हमारा शेड्यूल है वो शेड्यूल नहीं बिगड़ना चाहिए पार्टी के लिए। ये जो रौनक है ये सिर्फ एक दिन रहेगी लेकिन हमारा फ्यूचर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अपने फ्यूचर के लिए इस एक दिन को अगर सेक्रीफाइस भी कर दोगे तो कुछ होगा नहीं, और तुम्हें अपने ऊपर प्राउड होगा कि यार मैंने अपने लिए, अपने पेपर के लिए, जो मेरा ड्रीम है, जो हमारी ड्रीम जॉब है उसके लिए एक दिन मैंने कुर्बान करा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है लोगों के लिए जो पार्टी वगैरह बनाते हैं, मैंने वो कुर्बान करा है। तो ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सेक्रीफाइस करना सीखो अपने ड्रीम के लिए, ठीक है। जब सेक्रीफाइस करोगे ना तो तुम्हें प्राउड होगा अपने ऊपर, और जब तुम जॉब लगोगे ना और अपनी मम्मी के पास जाओगे तो देखना कि जो आंखों में से आंसू होते हैं ना वो आएंगे तुम्हारे, क्योंकि तुमने सेक्रीफाइस करे हैं इसके लिए। तो सेक्रीफाइस करना बच्चों सीखो, ठीक है। अपने सर से ही सीख लो। मैंने दिवाली वाले दिन में तुम्हें डेली डिस्पैच दिया था, चाहता तो उस दिन तुम बोल देता कि नहीं छुट्टी है, तो थोड़ा सा मेरे से भी सीख लिया करो, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा क्या, स्पेस मिशन इसरो का है, जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, डॉकिंग एंड डॉकिंग, उसको थोड़ा चेक करने के लिए ये थी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा छोटी मोटी न्यूज़ है, छोटू मोटू जिसे मैं बोलता हूँ। जॉर्जिया में नया जो प्रेसिडेंट है उसने अभी शपथ वगैरह ली है। क्या नाम है इसका? मिखेल कावलेरेशी, ठीक है। लशविली, बहुत अजीब नाम है इसका। शिविली मिखेल कावेला शिविली, ठीक है। तो शिविली जो भी है जॉर्जिया का है। शिविली कहाँ है? जॉर्जिया। शिविली कहाँ है? जॉर्जिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें हैं, इसको रट लेना, बाकी जो सारी चीज़ें उसको थोड़ा सा समझना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और तुम देखोगे अगर CAPF के अंदर तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किए जा सकते हैं। देखो मैं डिस्कस भी तो कर रहा हूँ, वो री सीरीज हमारी डिस्कस कर रहा हूँ ना, री सीरीज में उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है जिनको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, नहीं हो तो फिर घूमते रह जाओ। देखा था हमने एक क्वेश्चन देखा था वो DNA वाला। देखो फिजिक्स के अंदर और इसमें केमिस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे, बायोलॉजी के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को हमेशा बढ़ाना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो पेपर बहुत ईजी हो जाएगा अपने आप ही। तो बच्चों आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। और आज के लिए एक्चुअल में आई एम सॉरी, मैं सच में अभी जस्ट मैं यहाँ पे आया हूँ दिल्ली के अंदर 6, साढ़े 6 या 7 घंटे का ट्रैवल करके। सो अगर जो हमारा ये जो डेली डिस्पैच डिस्कशन है अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और शेयर ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।